Greetings everyone. Myself Dr. Anup Petare from Dr. Reddy's Laboratories. हम सभी का स्वागत करते हैं ये हिंदी प्लस इंग्लिश फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक सेशन इंटेलेक्चुअल रेंडवू जहां पे फोरम 3.0 दैट इज फीवर आउटब्रेक्स एंड रेस्पिरेटरी अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट अंडर दिस टॉपिक under the guidance of Association of Physicians of India and Indian Chest Societies, their guidance, we are honored to have our moderator and panelist for the session today, Dr. Agam Vora sir and Dr. Dhruv Chaudhary sir. It's my honor to introduce Dr. Agam Vora sir. Sir is a chest physician from the Vora Clinic in Mumbai. Sir is a general secretary of the Academy of Advanced Medical Education. And Dr. Dhruv Chaudhary sir, sir is a past president of the ISCCM. He's the senior professor and head at the Department of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Health Sciences, Rohtak. Without further delay, we'll request moderator to start the session, which is very interesting. That fever management in recent time, is it just COVID? Is just COVID and fever के बारे में बहुत सारे नए एविडेंसेस और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूटीनली देखे जाते हैं एज अ जनरल प्रैक्टिशनर एट अ जनरल प्रैक्टिस. क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी हमें चाहिए, हम सुनना चाहते हैं. सर, वी हैंड ओवर द सेशन टू यू. Good evening, everybody. Anup bhai, shukriya. Thank you very much for those nice words of introduction. And आज हम मिले हैं to discuss about fever in today's confusing time. कोविड है भी, कोविड नहीं भी है. हर एक पेशेंट फीवर लेके आता है and that raises a doubt in mind. क्या ये कोविड है? And that's exactly the focus for discussion today. I must thank IJCP and Reddy's for giving me this honor to get me here and मुझे मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का, जहां मुझे ऐसा बताया गया है कि 800-900 प्लस डॉक्टर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एंड हम फीवर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे. ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर ध्रुव चौधरी भी यही सेम प्लेटफॉर्म पे है. मुझे API एंड इंडियन चेस्ट सोसाइटी दोनों का भी शुक्रिया अदा करना है. API is one of the largest body of physicians of India and I'm fortunate to be active member of API. Indian Chest Society चेस्ट फिजिशियनों की एक बहुत बड़ी संस्था है और मैं लकी हूं कि मैं उसका भी एक मेंबर हूं. IJCP की बात करूं तो ये एक एकेडमिक ग्रुप है which was led by Padma Shri Dr. K.K. Agrawal and I had the fortune of being with him on multiple occasions. In fact, हमसे बिछड़ने के पहले जो उन्होंने few CMEs की थी, मैं वो एक CME का पार्ट था एंड वो टॉपिक भी ऐसा था जो हमारे दोनों के दिल को बहुत करीब था एंड वी डिस्कस्ड ऑन इम्यूनिटी. एंड मुझे बड़ी खुशी है कि उनके न रहने के बावजूद ये ऑर्गेनाइजेशन वही एंथुजियाज्म, वही जील के साथ में साइंटिफिक एक्टिविटी करते रहा है. डॉक्टर रेड्डीज के साथ में मेरा एसोसिएशन अनदर करीबन 10-12 साल पुराना है एंड कई मौके दिए ये प्लेटफॉर्म ने मुझे लोगों से जुड़ने के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ. I'm going to be, making announcement. Okay, there'll be question answers between me and Dr. Dhruv Chaudhary. And ये program मेरे लिए बहुत मायने रखता है. You know why? Because मैं सर को करीबन एक आध डिकेड से ज्यादा से जानता हूँ. 10 साल हो गए मुझे उनके साथ में जुड़े हुए on various project. In fact, I remember एक आध लास्ट कॉन्फ्रेंस में जब भी हम दोनों जज थे, there was this free paper session and both of us were judged together. And वो जो questions पूछ रहे थे, trust me, मैं अपने आप को इतना खुश नसीब मान रहा था कि मैं वहां प्रेजेंटर करके नहीं था, मैं उनके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया. दो उनके क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, उनके क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल थे, उनके क्वेश्चन ऐसे थे जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, बट कई चीजों को हम जैसे नजरअंदाज कर जाते हैं, वैसा हुआ था मेरे साथ. एंड आज मुझे इतनी खुशी है कि वो मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर वो मुझे क्वेश्चन पूछते मैं शायद हार ही जाता, कोई आंसर ही नहीं दे पाता. बट आई एम लकी कि आई एम गोना बी आस्किंग हिम क्वेश्चन. आज का प्रोग्राम दूसरे एक व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका सालों का जो तजुर्बा है, सालों का जो एक्सपीरियंस है जो पेशेंट मैनेजमेंट का है, और उनके सालों का जो टीचिंग का तजुर्बा रहा है, उनके अंडर जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स
पढ़ चुके, जो उनकी बेड साइड स्किल्स है, जो क्लिनिकल मेडिसिन, जो एक डाइंग आर्ट है, जो उनमें आज भी मौजूद है। मैं जब भी उनको मिला, जब भी मुझे उनके साथ में इंटरेक्ट करने का चांस मिला, ट्रस्ट मी, आई गॉट समथिंग न्यू टू लर्न। आज का टॉपिक भले आपको बहुत ही सिंपल लगे, बहुत ही सामान्य सा लगे, आपको लगे हाँ ये तो हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, बट ट्रस्ट मी, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमको आज डिस्कशन के बाद में जानने मिलेंगी। So friends, we have here Dr. Dhruv Chaudhary for you. He is the past president of Critical Care Society, head of department and professor at Pulmonary and Critical Care Medicine at Rohtak Medical College, very active member of various task force in the country, very active member of various organizations, and a loved speaker in most of the national conferences. So चलिए तैयार हो जाइए, हम ले चलते हैं आपको एक फीवर एक्सप्रेस में। Plan is that I will give you a small tip on fever. I've made a small presentation, fever vis-a-vis COVID-19, and I'm going to run a few minutes. मैं आपकी थोड़ी चुनिंदा मिनट ये प्रेजेंटेशन के बाद में लूंगा, एंड बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जब भी हम डॉक्टर चौधरी से बेस्ट इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। So don't waste time. Put all the questions that you have in the chat box below, and I promise मैं ये सब questions के आंसर्स ऐसे लूंगा। I will share my screen for the first presentation that I have, a small presentation on fever that goes like this. Okay. The idea is to talk about fever in recent times. It is just not COVID. You can get fever because of various other things as well. तो ज्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं कि अगर COVID-19 और फ्लू, क्या इसको हम डिफरेंशिएट क्लिनिकली कर सकते हैं? एंड मेरा आंसर शायद आपको ये रहा होता, यस। अगर मैं प्रीवियस वेरिएंट्स की बात करूं, तो अगर कोई भी पेशेंट मुझे बोले कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल, आई वुड क्लोज माय आईज एंड से यस, COVID-19. बट विद टुडेज वेरिएंट दैट इज नॉट सो प्रोमिनेंट। बट अगर if you have a patient who's complaining of loss of taste and smell, yes, this is COVID, because which is not a common feature of flu. You don't see this symptom in flu. Somehow, a lot of COVID patients present with diarrhea as well, and that could be a presentation of COVID-19, which is not so typical for flu. Very stuffy nose, very high grade fever, high malaise, and during pandemic, think of nothing else but COVID-19. But otherwise, you may get flu, which presents with little body ache, little malaise, high grade fever, throat irritation, stuffy nose, malaise, headache. It may be associated with vomiting. So during pandemic, there are few signs which would tell you it is COVID-19. You can be sure it is COVID-19 if your patient is not immunocompromised, और उनको खांसी होने लगे, ब्रेथलेस होने लगे, और उनको हाइपोक्सिया होने लगे. This is definite COVID-19 lung involvement. Though you may get flu also involving lung in a few patients जिनकी इम्यूनिटी बहुत खराब है. अगर आप डायबिटिक बात करें, अगर आप लिवर सेल फेलियर की बात करें, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें, तो yes, your flu patient can also get that. कॉमन 4 फीवर की अगर बात करूं जो कॉफ के साथ में प्रेजेंट होते हैं, तो यू हैव कोल्ड, जो सीजनल कोल्ड बोलते हैं या कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, वी मे हैव एलर्जिक कोल्ड और सीजनल एलर्जिक रेनाइटिस जो बोलते हैं, एंड कोविड-19. ये 4 चीजें मेरे माइंड में आती है. इफ आई टॉक अबाउट कोविड-19 जनरली 14 दिन चलने वाली बीमारी है. उसमें कॉफ होता है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसमें हाइपोक्सिया होता है, उसमें सीवियर मलेज होता है. पेशेंट मे हैव फीचर्स ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म. Patients may require ICU admission, may require hospitalization, otherwise may go on ventilator, may have multi-system dysfunctions. But जिनको mild COVID बोलते हैं, mild COVID में there may be loss of taste, loss of smell, there may be severe malaise, बदन दर्द होना, and throat irritation. In fact, current variant जो है उसमें खाली throat irritation and fever से patient present हुए हैं, जहां तक कि उनको लगता है कि जैसे अल्सर्स हो गए गले में, कुछ चुभ रहा है गले में. These are the only presentation of COVID-19. When I talk of seasonal allergic symptom, that means allergic rhinitis, the best clue you will have is patients को इस तरह के multiple episodes past में हो चुके हैं. वो फैमिली में एलर्जी की हिस्ट्री देगा, वो अस्थमा की एलर्जी देगा, वो स्किन में एलर्जी की हिस्ट्री देगा, एंड वो इस तरह के एलर्जिक नेजल सिम्टम की हिस्ट्री देगा, जिसमें कई बार उनकी आंखें भी लाल हो जाती है. जनरली अगर अस्थमा साथ में ना हो तो वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हिस्ट्री नहीं देगा, एंड फीवर मे नॉट बी अ फीचर. कई बार उसमें फीवर नहीं होता है.
And common cold and influenza again go hand in hand, again 14 days illness. लेकिन इसमें ज्यादातर लूज मोशन नहीं पाए गए इन्फ्लुएंजा में, एज आई सेड, बट वीकनेस एक्सेट्रा बहुत कॉमन रहा है. स्नीजिंग एंड थ्रोट इरिटेशन भी उसमें रहता है. तो बाय एंड लार्ज दो इट मे हैव अ सिमिलर प्रेजेंटेशन, योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका जो तजुर्बा, आपका जो अनुभव बोलते हैं, वो प्रिवेलिंग सिचुएशन इन दैट एरिया, यानी आपके एरिया में क्या डिजीज ज्यादा कॉमन है, and whether you're talking about during pandemic or otherwise, would make the difference. कई बार बेसिक पे हम अटक जाते हैं. फीवर क्या है? Does it mean खाली आपने छुआ और आपको बॉडी गर्म लगा? Does it mean patient tells you कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, और it means a documented temperature rise? I would say फीवर लगना, बदन गर्म लगना, ये कई सीजन में इस तरह पाया जाता है, but you will call it fever only when there is documented temperature rise. And temperature rise, of again there is a lot of controversy regarding it, but in for all practical purposes, अगर ये 100 डिग्री से ज्यादा है, या आगे, या वो और सिम्टम्स के साथ में एसोसिएटेड है, या साथ में चिल्स एंड राइगर्स है, ओनली ये चीजों को हम फीवर मानते हैं. नाउ अगेन फीवर की वेरियस टाइप्स है. आई एम श्योर हर एक जन यहाँ मौजूद जो है उनको याद है, हमको स्कूल में, कॉलेज में, आई मीन या मेडिकल कॉलेज में सिखाया गया था, फीवर के अलग अलग प्रकार होते हैं. You may have a continuous fever, you may have intermittent fever, you have remittent fever, you have sustained fever, you have relapsing fever, and we have different causes for this kind of fever. लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में क्लिनिकली हमको ये पैटर्न नहीं दिखने में मिलती है, फॉर सिंपल रीजन दैट बहुत बार पेशेंट्स खुद ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बहुत बार पेशेंट्स केमिस्ट से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, बहुत बार पेशेंट्स अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स को पूछ के ट्रीटमेंट कर लेते हैं, और टिपिकल पैटर्न लॉस्ट हो जाती है. पर अगर आपका फीवर की इस तरह की फ्लक्चुएशन हो जिसमें वो 1 डिग्री से ज्यादा फ्लक्चुएट हो लेकिन कभी बेसलाइन को टच ना करे, वो फीवर को हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं. इंटरमिटेंट फीवर को वो कहते हैं कि जिसमें टेम्परेचर की स्विंग्स होती है, एंड इट मे बी डिफरेंट टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग में. ये ऐसे टेम्परेचर है कि जिसमें कई बार टेम्परेचर नॉर्मल लेवल तक आते हैं एंड देन अगेन गोज अप लाइक दिस. तो दैट इज इंटरमिटेंट फीवर. एंड जनरली ये सेप्सिस को डिफाइन करता है, जनरली ये इन्फेक्शन फोकस को डिफाइन करता है. कभी मलेरिया में इस तरह देखा जाता है, कभी अपसेस में इस तरह देखा जाता है, कभी एब्डोमिनल इन्फेक्शन या लीवर या कोलिंजाइटिस एक्सेट्रा में इस तरह का फीवर देखा जाता है. कई बार सस्टेन या कंटिन्यूस फीवर इसको बोलते हैं, जब भी वो टच बेसलाइन को टच करता ही नहीं, यानी फीवर आपका कंटिन्यूसली 100 डिग्री के ऊपर का ऊपर ही है. और इस तरह के फीवर से टाइफाइड में पाए जाते हैं, इस तरह के फीवर निमोनिया में पाए जाते हैं. इनफैक्ट कई कोविड के केसेस में भी हमने इस तरह के फीवर पाए कि यू नीड राउंड द क्लॉक एंटीपायरेटिक ड्रग. अगर आपने निमेंसुलेट राउंड द क्लॉक ना दी तो इन पेशेंट्स का फीवर बेसलाइन को टच ही नहीं करता है. एंड यू हैव रिलैप्सिंग फीवर. जब भी फीवर आता है फिर पेशेंट अच्छा हो जाता है, फॉर मे बी फॉर सम टाइम देयर इज नो फीवर, एब्सोल्युटली बेसलाइन को टच कर लेता है फीवर, एंड देन अगेन इट राइजेस. दिस मे हैपन ओवर डेज, एंड दिस टाइप के इंटरमिटेंट फीवर आर सीन इन वेरी लो फोकस इन्फेक्शंस. बट इस तरह के फीवर ज्यादातर आपको नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज में भी पाए जाएंगे. यानी फीवर अगर आए तो सबसे पहले यू थिंक ऑफ इन्फेक्शन, बट डू थिंक ऑफ नॉन इन्फेक्टिव इटियोलॉजीज एज वेल. कई बार इन्फेक्शन के बगैर भी फीवर पाए जाते हैं. इट मे बी सीजनल फीवर, इट मे बी it may be your arthritis related fever, it may be connective tissue disorder related fever, it could be drug induced fever. कई बार कई ड्रग्स भी फीवर देती है, and we need to keep those things in mind. तो अगर आप फीवर को ट्रीट करेंगे, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. एंड जब मैं स्टूडेंट था, जब आप स्टूडेंट थे, हमको ये सिखाया गया था कि फीवर इज अ सिम्टम, यानी फीवर अपने आप में कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं है, पर ये कोई डिजीज का एक साइन है, कोई एक डिजीज को चिन्ह है. एंड हेंस डोंट रन अराउंड दोस चिन्ह, दोस साइंस, बट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट द कॉज. लाइक आपको कॉफ है एंड कॉफ की वजह अस्थमा है, देयर इज नो सेंस इन ट्रीटिंग कॉफ, बट यू मस्ट ट्रीट अस्थमा. अगर आपको निमोनिया, यू मस्ट ट्रीट निमोनिया. अगर आपको फीवर है जिसकी वजह मलेरिया है, फोकस ऑन मलेरिया. बट जब तक आप वो मलेरिया को ट्रीट करें, यू नीड टू ट्रीट दैट फीवर, बिकॉज फीवर के अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. स्पेशली आई एम श्योर एवरीबडी हियर, हर एक सीनियर फिजिशियन ने यहाँ देखा है कि बच्चों का अगर फीवर ट्रीट नहीं किया गया, उनको कन्वर्जेंस आ सकते हैं. बड़ों में बिकॉज ऑफ फीवर दे मे गो इनटू डिहाइड्रेशन,
and dehydration can lead to multiple complications including your renal failure. Dehydration की वजह से patients can go into sepsis and multi-organ issues. Dehydration की वजह से patients can end up in ICU. Dehydration की वजह से patients can go into something called as heat stroke, where they have delirium. उनका consciousness level alter हो जाता है. And by the time your treatment for underlying disease starts working, ये fever को treat करना बहुत जरूरी है, क्योंकि otherwise feeling of well-being भी नहीं आती. Patient के mind में डर रहता है कि अभी तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है. And hence, in few such typical situations, you will have to treat fever. तो आप कौन से fever को treat करोगे? Say you have otherwise a mild fever going on for rheumatoid arthritis, you need not treat that fever. अगर आपका patient आता है कि उसको 3 या 6 महीने से बुखार चल रहा है, you need not treat that fever. But yes, if you have a acute onset fever, अगर आपको बहुत high grade fever है, अगर fever के साथ में chills and rigors है, अगर fever की वजह से complications होते हैं, अगर fever की वजह से आपका consciousness level alter हो गया है, अगर आप 60 years के above हो, अगर आपको associated comorbidities है, अगर आपकी immunity frail है, अगर आप pregnant हो, अगर आप obese हो, ये सब situation में आपको ये fever को treat करना पड़ेगा. And जब भी आप fever and respiratory की बात करो, या बहुत सारे कॉमन डिजीजेस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. हमने बोला दिस कुड बी एनी वायरल इन्फेक्शन, हमने बोला दिस कुड बी सीजनल कोल्ड, हमने बोला ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है, हमने बोला ये कोविड हो सकता है, हमने बोला एलर्जिक हो सकता है. लेकिन ट्रस्ट मी, इसके अलावा बहुत सारे कॉमन डिजीज है जो आप जानते हैं आपके एरिया में फीवर के साथ में प्रेजेंट होते हैं, कॉफ के साथ में प्रेजेंट होते हैं. यू मे हैव लेप्टोस्पाइरा देयर, यू मे हैव टाइफॉइड देयर, यू मे हैव मलेरिया देयर, यू मे हैव डेंगू फीवर देयर, यू मे हैव सो मेनी अदर वायरल इन्फेक्शंस जिसके बारे में हम अभी अभी डायग्नोस करना सीखे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा बी वायरस. ऐसे कई सारे वायरस जो आजकल नई नई टेस्ट के द्वारा हमको पता चले कि ये भी हमारे कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं. तो ये बहुत जरूरी है. जैसे आपके पास एक ही कंपनी के और एक ही बिल्डिंग में से 4-5 जन एक ही तरीके का बुखार और खांसी लेके आते हैं, दिस कुड बी अ लिजियोनेला. अगर आपको एक्सरे में एक पैच दिखता है, फेंट पैच दिखता है, दिस कुड बी लिजियोनेला. अगर ये पेशेंट्स लूज मोशन बॉडी के साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम अटिपिकल निमोनिया कहते हैं, जो बहुत ज्यादातर एसी की डक्ट लाइन में हुए इन्फेक्शन की वजह से होता है. तो इफ यू कीप योर आईज ओपन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके कम्युनिटी में किस तरह के केसेस है, एंड सडनली यू सी अ पीक इन केसेस, ट्राई सस्पेक्टिंग अकॉर्डिंगली. तो आपको आपके अगले पेशेंट्स को ट्रीट करने में वो मददरूप होगा. देन कम्स किससे ट्रीट करें. मोस्ट ऑफ दिस पेशेंट्स वुड रिक्वायर अ एंटीपायरेटिक ड्रग. तो बहुत सारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स अवेलेबल है. यू हैव ऑल NSAIDs अवेलेबल, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, लाइक यू हैव ibuprofen, you have Neproxen, you have Nimensulide. हमारे पास एज ओल्ड पैरासिटामोल है. एंड यस, स्टेरॉइड भी यूज कर सकते हैं फीवर को कंट्रोल में लाने के लिए. आई वुड नॉट रिकमेंड सो, बिकॉज स्टेरॉइड शुड बी रिजर्व ओनली इन एक्सपर्ट्स हैंड एंड जब भी एसोसिएटेड डिजीज की ट्रीटमेंट चालू की गई हो. तो बाय एंड लार्ज व्हेन इट कम्स टू यू एंड मी, बाय एंड लार्ज इट कम्स टू फैमिली फिजिशियन, बाय एंड लार्ज व्हेन इट कम्स टू OPD management of this fever, or by and large it comes to a supervised treatment for fever, you will think about only NSAIDs. तो NSAIDs कौन से यूज करेंगे. अगर हम NSAIDs की बात करें तो you have ibuprofen, Naproxen, and then you have this Nimensulide. तो when I talk about ibuprofen और Naproxen, मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि उससे GI एडवर्स इवेंट्स ज्यादा होते हैं, यानी ये पेशेंट्स को एसिडिटी, गेस्ट्राइटिस ज्यादा होते हैं. एंड कई सारी ड्रग्स की एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन ज्यादा है कंपेयर टू देयर एंटी पायरेटिक एक्टिविटी. बट अगर मैं निमेंसुलाइड की बात करूं तो निमेंसुलाइड की प्रॉब्ली एंटी पायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी कैन बी कंपेयर्ड. एंड उसकी अगर उसको मैं कंपैरिजन में लूं पैरासिटामोल से, तो उससे पैरासिटामोल से भी ज्यादा, आई एम श्योर आपने सबने देखा है, कई पेरेंट्स आते हैं कि हम उनको पैरासिटामोल दे चुके फिर भी बच्चे का बुखार नहीं जाता है. द मिनट यू प्रिस्क्राइब निमेंसुलाइड, fever goes away like this and fever goes away like this for beautiful 8 to 10 to 12 hours. In most of these patients, मैं खाली दिन में 2 बार के निमेंसुलाइड से उनका फीवर को कंट्रोल में कर सकता हूँ. तो अगर मुझे कोई पूछे कि which is your choice of antipyretic, I think my preference is for Nimensulide. And I was fortunate, हमने recently एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें अंडर API जो हमने आई थिंक जापी में पब्लिश किया था लास्ट दिस ईयर ओनली,
last year, and we were talking about the prescription practices, and हमने realize किया कि कई treating physicians का, कई infectious disease का, कई family physicians का choice रहा है nimensulide when it comes to fever management. I think आज की तारीख में कोई प्रेजेंटेशन कोविड-19 की ट्रीटमेंट के डिस्कशन के बगैर समाप्त नहीं होना चाहिए, और आज के जो वेरिएंट देखे गए हैं दे आर मेनली ओमिक्रॉन और द माइल्डर वेरिएंट है. तो अगर आप माइल्ड वेरिएंट को ट्रीट कर रहे हो, अगर आप ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, any patient does not have blood pressure, does not have diabetes, does not have kidney liver issues, not a smoker, is otherwise fit, hale and hearty, in this patient only symptomatic treatment, and symptomatic treatment would have only antipyretic drug. So in patients को खाली fever management और body ache, malaise, myalgia management is all that you require. अगर ये patient को खांसी बहुत ज्यादा है, you may give cough syrups, mainly antitussive, जिसकी वजह से वो spread कम हो community में, and do tell your patients to have adequate hydration. बाकी की treatment would depend on what kind of spectrum, what kind of presentation that patient has. अगर patient को साथ में immune, hyperimmune state हुआ है, you may have to treat with a lot of anti-inflammatory drug, where steroid is one such drug. वरना आजकल JAK inhibitors आ गए हैं, आजकल बहुत सारी अलग अलग medicines available है. आप ये सब patients को nutritional supplement देना ना भूले. You may give vitamin C, zinc and other nutritional supplements. कई पेशेंट्स में हाइपरकोएगुलिटी पाई गई है, दिस पेशेंट्स को एंटीकोएगुलेशन से भी ट्रीट करना चाहिए. कोविड है अपने पास, एंड कोविड रहने वाला है. टाइम आ गया है कि हम कोविड के साथ में समझौता करके कोविड के साथ रहना सीख ले. एंड जो हम बरसों से पेशेंट को नहीं समझा पाए, जो टीबी हमको नहीं समझा पाए, वो कोविड ने समझा दिया है, दैट इज कॉफ एटिकेट. हमारे पेशेंट्स को मास्क पहनना पड़ेगा, हमारे पेशेंट्स को मुंह कवर करना पड़ेगा. हमको पूरी सोसाइटी को ये ध्यान में रखना है कि वी कांट कॉफ द वे वी did for last so many decades, so many years. Social distancing, हम जितना जल्दी गैदर हो जाते हैं उतना जल्दी अगर हम ना गैदर हो, अननेसेसरी जगह पे ओवर क्राउडिंग ना करें. एंड डोंट फॉरगेट, वैक्सीनेशन डज सेव लाइव्स. एनसेड्स के बारे में वापस मैं ये पॉइंट को दोहराना चाहूंगा कि दे आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक ड्रग्स. उनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक, यानी फीवर को कम करने की क्षमता है, एंड बॉडी में रहे सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने की क्षमता है. अगर मैं निमेंसुलाइड की बात करूं तो ये COX-2 इनहिबिटर है. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वेरियस मीडिएटर्स एंड वेरियस पाथवेज जो फीवर में एक्टिवेट हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन में एक्टिवेट हो जाती है, उनको सप्रेस करने की क्षमता निमेंसुलाइड में है. तो दिस इज वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग. उसको लो टॉक्सिसिटी है, लेस हार्मफुल है व्हेन इट कम्स टू GI इंटॉलरेंस. बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत सारी कोमॉर्बिड के साथ में भी इसको हम सेफली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. कई लोगों के माइंड में ये भरी रहती है कि इस तरह की दवाइयां अगर अस्थमा के पेशेंट में या पेशेंट जिनको एलर्जिक डिसऑर्डर उसमें दे तो क्या अस्थमा एग्रीवेट हो सकता है. एंड मैं चेस्ट फिजिशियन के नाते बताता हूँ कि हमने निमेंसुलाइड बहुत commonly in patient में यूज किया है, and I found it pretty safe. इस एक्शन भी उसकी बहुत क्विक है. I mean in about 15 to 20 minutes you start seeing the action, and action peaks in about 30 to about 60 minutes, and action goes on for about 12 hours, and you can safely give twice daily to have good antipyretic effect. इसको हार्ट को टॉक्सिसिटी भी नहीं है. तो ओवरऑल सेफ है, GI सेफ है, एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है. इट इज अ लोअर अल्सरोजेनिक पोटेंशियल. दैट मीन्स अगर आप इसी ग्रुप की अलग दवाइयों के बारे में स्टडियां भी आई हैं जिसमें ऐसा समझा गया है कि इट में है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज. यानी अगर हम निमेंसुलाइड को यूज करें तो कई सारे इम्यून मीडिएटर्स को भी ये सप्रेस कर सकता है. एंड हेंस कई प्रोटोकॉल्स में निमेंसुलाइड को एक एड ऑन ट्रीटमेंट या एडजुवेंट थेरेपी जो बोलते हैं उस तरह का माना गया है. फाइनली, एज आई सेड, कोविड इज हियर. Prevention is not only better, but prevention is safer. Prevention is cheaper than cure. Do vaccinate.
आजकल लोगों को टेस्ट करने में मन नहीं करता है, बट whenever situation permits, you may even get the rapid antigen test done, but do diagnose this patient so that you can advise them isolation. If they remain isolation, at least their family members can be saved. You've got various treatments available. You've got now the latest drug in the armatorium is Molnupiravir. दो मोलनुपिराविर के बारे में कई लोगों के माइंड में कई सारे शंकाएं होंगी. आज का ये प्लेटफॉर्म इसके बारे में बात करना नहीं है, बट स्टिल इट इज अ गुड ड्रग इफ यूज्ड फॉर द राइट इंडिकेशन. अगर आपके पास कोई एल्डरली पेशेंट है जिसको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज है, जिसका हार्ट कमजोर है, जिसकी किडनी कमजोर है, जिसका लीवर कमजोर है, जिसके अंदर सीवियर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर इनमें सीवियर डिजीज हो जाए तो उनमें जान गंवाने के चांसेस ज्यादा है, यू मे यूज सच ड्रग्स दैट इज मोलनुपिराविर सेफली, एंड ओनली 5 days ट्रीटमेंट could prevent hospitalization, and वो बहुत अर्ली SARS-CoV-2 का वायरल लोड कम कर सकता है. यानी पेशेंट जो 5, 7, 10, 15 दिन तक पॉजिटिव रहते हैं और कम्युनिटी में डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं, ये यूज करने से 3-5 दिन में कोविड नेगेटिव हो जाते हैं. आई थिंक आई वुड थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, एंड नाउ वी वुड गो ऑन टू getting the best out of Dr. Dhruv Chaudhary. Sir, before I shoot questions to you, your comments. Thank you, Agam. You have been extremely generous. And I don't know what you said, whether I deserve it or not. But nevertheless, I think you have given an excellent overview of a fever. And now we are realizing what we used to read actually. जो हम पढ़ते थे कि आपके क्या क्या वायरसेस के इन्फेक्शंस होते हैं, diagnostics have gone to such an extent that we are able to make a diagnosis. And especially जब से multiplex RT-PCRs आया है, diagnostics बहुत आसान हो गया है, much easier now. So इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ठीक है, कम्युनिटी के अंदर जब एक बार इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो आपको मालूम है, बट शुरू में जिस तरह से व्हाट वी प्रैक्टिस इज कि नाउ वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ बायोफायर विद अस, सो वी ट्राई टू लुक एट इट कि भाई अगर आपके पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो क्या है. और हमने उस फेज में बिसाइड्स कोविड दूसरे कोरोना वायरसेस भी देखे हैं. 229E is one part. We also saw para-influenza. We also saw influenza B. We also looked at adenoviruses, rhinoviruses. So the point I'm saying is that things are becoming much simpler, but when I say simpler हो रही है, उसके साथ वो complex भी हो रही है कि क्या करें, ट्रीट करें ना करें. फ्लू के लिए जब हम बड़े हुए तो एक ही चीज थी कि दवाई खाओगे तो 7 दिन में ठीक होगे, नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगे. So that is where the question comes up. But when you were talking about जिस तरह से एक पर्टिकुलर एंटीवायरल के भी आप बात कर रहे थे, वही कंफ्यूजन उसी पे, क्योंकि जब चीज सीरियस होती है, पीपल ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर, जो डूबते को तिनके का सहारा. जब आप देखते हैं क्लिनिकल आप डाटा देख के कि नहीं इतनी दिक्कत नहीं हो रही है इंडिविजुअल को, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं आप सोचते हैं यूज करूं नहीं करूं, यूज करूं नहीं करूं. सो बिकॉज रिट्रोस्पेक्टिव तो विजडम सबको आ जाती है, प्रोस्पेक्टिवली जो डिसीजन मेकिंग है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत जरूरी है. इसी तरह से जैसे अभी आपने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करी, और हमको अगर आप इन्फ्लेमेशन का पाथवे पढ़िए तो उसमें ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स है, नॉन स्टेरॉयडल है. और मुझे अभी भी याद है कि उसके अंदर हम हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन पाथवेज की बात किया करते थे. जो नॉन स्पेसिफिक पाथवे था उसके अंदर आपकी हाई डोज में एस्पिरिन भी थी, आपके हाई डोज के अंदर आइबुप्रोफेन और व्हाट यू कॉल द आइबुप्रोफेनिक एसिड दैट वाज, और उसके एनालॉग्स थे. इसी तरह से उसमें हमें 3 चीजें पढ़ाई जाती थी. अगर आपको कॉलेज का याद हो कि 3 चीजें देखते हैं हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में: एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक इफेक्ट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. कुछ के अंदर एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिया जैसे पैरासिटामोल क्लासिकल एग्जाम्पल, कुछ के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट काफी और एंटीपायरेटिक इफेक्ट काफी स्ट्रांग है जैसे इंडोमेथसिन है, और कुछ के अंदर तीनों चीजें हैं जैसे आपका आइबुप्रोफेन है, मेफेनेमिक एसिड है, या आपका डाइक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक आ जाता है. तो जब आगे हुआ तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट बी नॉन सेलेक्टिव. एस्पिरिन ऑल्सो, अगर आपको याद, रोमेटिक फीवर हम लोग जब ट्रीट किया करते तो बहुत हैवी डोजेज में थे, पर उसकी अपनी टॉक्सिसिटी थी, इरोजन्स बहुत थे.
सो जब भी आप कोई दवाई बनती है देखते तो आप ये देखते हैं कि उसके फायदा कितना है, नुकसान कितना है, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो उन्होंने फिर कोऑक्सीजनेज इनहिबिटर 1 इनहिबिटर 2 बनाया, और कोऑक्सीजनेज इनहिबिटर 2 में निमेसुलाइड एक बहुत लंबे टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन किस स्थिति में कैसे कब यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो 10-15 साल पहले कॉक्स 2 इनहिबिटर्स के ऊपर काफी लंबी चौड़ी पोथियां लिखी गई, पेपर्स लिखे गए, और उसमें कहा गया कि ये दवाइयां कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट्स को बढ़ा देती हैं और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है, बिकॉज सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होता है। लेकिन सवाल इस बात का कि आप उन चीजों को किस स्थिति में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 10 दिन के लिए यूज कर रहे हैं, 5 दिन के लिए कर रहे हैं, या आप महीनों साल दर साल कर रहे हैं। तो जो ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग की या दूसरी चीजें वहां थी जहां वो लंबे अरसे के लिए यूज की गई। आज के दिन भी इटोरोकॉक्सिब हम यूज कर रहे हैं, जैसे वो भी कॉक्स इनहिबिटर है, पेन में भी, औरों में भी। शुरू में अगर आपको याद हो पिरोक्सिकैम आया था जिसके अंदर यूज करना शुरू किया था। तो चीजें एडवांस हो रही हैं, लेकिन हमको बेसिक से रहना है। मेरा बेसिक से कहने का मतलब है कि अगर हम स्टिक टू द बेसिक्स रहेंगे और फिर ऊपर चलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग और गोइंग रॉन्ग आर लेस। दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि आज के दिन अब एंटी एपिलेप्टिक्स है, अगर आप देखें जिसको देखो इंटेंसिव केयर सेटिंग में लेवोसिट्राम यूज कर रहा है, जबकि हम दूसरी दवाइयां भी यूज कर रहे थे। इसी तरह से जब आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे जब लोगों को कोमॉर्बिडिटीज और उसकी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, तो मेरे अपने क्लिनिशियन दोस्तों से एक बहुत आग्रह है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखिए आप, क्योंकि उससे भी कई बारी हमारे रियलाइज किए बगैर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अगम चेस्ट फिजिशियन है, मैं भी अब मेडिसिन से काफी हद तक रेस्पिरेटरी में करते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड भी अगर आप देखें जनरल प्रैक्टिस में भी रिफैम्पिसिन की कितनी दिक्कतें आ रही। सिमिलरली जो आपकी ARTs एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, उसके अंदर कितनी ड्रग इंटरेक्शन। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, प्लीज एक बार लिस्ट चेक कर लें कि और आदमी दवाई क्या ले रहा है। अभी तो आपने बात मोलनुपिराविर की, अभी तो पैक्सलोविर नहीं आया यहाँ पे। अगर निर्माटेनेविर आ जाएगा PI का, तो उसकी ड्रग इंटरेक्शंस बहुत है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आप क्या फायदा क्या नुकसान देख रहे हैं। मैं वापस आज की चर्चा पे उस पर आता हूँ। फीवर के अंदर अगर आप देखेंगे, बच्चों को जब फ्लू होता था तो एक दवाई इन्फ्लुएंजा ए में हमेशा मना करते थे, क्योंकि उस समय पता नहीं चल पाता था क्या है, कि कई बार बच्चों में फैटी लिवर हो जाता था, जिसको हम राइस सिंड्रोम बोलते थे। तो इसलिए एस्पिरिन को डिस्क्रेडिट मिला, उसके कारण दूसरे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज को भी डिस्क्रेडिट मिला। और अगर आप देखेंगे ओमिक्रॉन को, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, एक तरह से एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ये एक्चुअली देयर इज ए कमबैक इन इट, बिकॉज आप देखें लोगों को बहुत सिवियर बॉडी एक हो रहा है, कईयों को इनटॉलरेबल हेडेक हो रहा है, जो कि अगर हम विजुअल एनालॉग स्कोर में या क्वांटिफाई करें 0 से 10 पे, लोगों ने 8-9 और कईयों ने इवन 10 तक का है, जो हम आमतौर पर सबअरेक्नोइड हैमरेज या बहुत ही सिवियर केस ऑफ माइग्रेन्स में या इंक्रीज ICP में देखते हैं। और वहां हमारा व्हाट वाज द सेवियर, एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, चाहे वो आपकी निमेसुलाइड थी, चाहे आपकी आइबुप्रोफेन थी, या आपकी डाइक्लोफिनेक या एफ्लोनेक थी। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि उससे रैपिड आपका टेम्परेचर में फर्क पड़ा, उससे आपके बॉडी एक्स में फर्क पड़ा, और जो इस बार यंगस्टर्स को बर्स्टिंग हेडेक्स हो रहे हैं ओमिक्रॉन के साथ, उसके अंदर भी हमें उसका लाभ मिला। तो इसलिए आप जो भी दवाई इस्तेमाल करें वो पता होना चाहिए। लेकिन फीवर का कारण हमेशा ढूंढिए। जैसे डॉक्टर अगम बता रहे थे कि बुखार एक लक्षण है, बुखार बीमारी नहीं है। और इसके अंदर जो लिस्ट दी, एक लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा। इसके अंदर 2, जो एक रेस्पिरेटरी से और एक इंटरनल मेडिसिन ICU से रिलेटेड है, वो है स्क्रब टाइफस को नहीं भूलना है आपको। स्क्रब टाइफस आज के दिन बहुत कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर है। एक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर का मतलब ये है कि आपको कारण नहीं मिल रहा है। जो हरियाणा में तो हमारे नॉर्थ में हर चीज को हम पंजाब में मियादी बुखार बोलते थे, हरियाणा के अंदर मोतीजारा बोलते हैं आप, और हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं। लेकिन ये उसके
डिफरेंट रूप्स है, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत कॉमन कॉज है, इट इज नॉट अनकॉमन। इसी तरह से खास तौर पे अगर मैंने जैसे बताया लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अगर स्किन लीजन मिलता है और एक्यूटली आपके पास कोई निमोनिया का पैच आता है, मेलिडोसिस नहीं बोलना है आपने। खास तौर पे जो पैडी है या फार्मर्स हैं जो यूज कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, साउथ में, सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट में, अनकॉमन कारण नहीं है ये, क्योंकि आज के दिन जिसको दिल करता है वो सीधी कार्बापेनेम शुरू कर देता है तो वो देखा जाता है। तो बुखार आपको देखना है। इसी तरह से जब बुखार के साथ आपको ब्रेथलेसनेस आती है, उसको भी आपको देखना जरूरी है। हम लोगों ने इस हिसाब से रखा था कि अगर आपको सिम्टम होने के 7 दिन के अंदर ब्रेथलेसनेस है, 5 से 7 दिन, थिंक इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। अगर आपको 7 दिन के बाद ब्रेथलेसनेस और फीवर शुरू हुआ है, बाइफेजिक इलनेस है, इसलिए आप इसके अंदर सोचेंगे कि कहीं आपको कोविड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें जब इम्यूनिटी डिसरेगुलेटेड होती है तब दिक्कत आती है। इन्फ्लुएंजा में पहले 3 से 4-5 दिन के अंदर फेफड़े के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो कि क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो जाती है। ये सॉफ्ट साइन होते हैं, लेकिन क्लिनिकली आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। इसी तरह से पैरन इन्फ्लुएंजा आ गया, आपके पास बुखार इन दिनों में, सर्दियों में हम आमतौर पे रेस्पिरेटरी वायरल एक्टिविटीज देखते हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत लैरिंजाइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आज के दिन नहीं देखते, बट अगर आपको थोड़ी सी सांस में जैसे ऐसे लगे, कई बार ये बच्चों में क्रूप के कारण होता था, एडल्ट्स में ये पैरा इन्फ्लुएंजा में लैरिंजाइटिस या इन्फेक्शन के कारण एक्टिविटी आ सकती है, जिसके आपको ध्यान रखना है, देख के चलना है। सो कहने का सिंपल अभिप्राय है, क्लिनिकल पिक्चर को आपने जाने नहीं देना है, बीमारी की एपिडेमियोलॉजी को ध्यान में रखना है। और कई बार ये होता है, और अक्सर ये, कई बार तो अक्सर ये होता है, जो हमने चीज पढ़ी नहीं होती, देखी नहीं होती, वो हमारी आंखें देखती भी नहीं, वो दिमाग सोचता भी नहीं। तो अगर कोई चीज कहीं फिट नहीं हो रही है, जैसे अब आज के दिन अगम जी ने भी कहा कि जुकाम है, गला है, खराब है, अगर कोई कहे कि मेरा टेस्ट बदल गया है, कोई कहे मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है, जुकाम हो रहा है, इमीडिएटली थिंक इन टर्म्स ऑफ कोविड। दिस इज वेरी अनयूजुअल विद अदर थिंग्स। स्वेयर हेडेक आ गया एकदम बस्टिंग, साइनस के अलावा अगर आता है तो थिंक इन टर्म्स ऑफ ओमिक्रॉन। सिमिलरली अगर कॉम्बिनेशन डायरिया का आ रहा है, या कई बार हम लोगों को इन पेशेंट्स के अंदर स्किन के अंदर इरप्शंस आ रही है, या आपके उंगलियों के ऊपर आ रहा है, जिसको कोविड टो भी बोलते हैं, स्किन मैनिफेस्टेशंस भी हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और तो और अगर कोई मरीज आपको लो ग्रेड फीवर है और उसके बाद सीवियर लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्टेंशन एब्डोमेन है, या खाना खाने के बाद आपको लगता है अफारा आ रहा है और कोई कारण नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 1 या 2 लूज स्टूल्स है, बॉडी एक्स है, या एक्सट्रीम डिग्री की फिटीग है, थिंक इन टर्म्स ऑफ कोविड और ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज यू नीड टू लुक एट। ये ओवरव्यू है एक चीजों का, और आज के दिन टेस्ट अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्टों का भी टाइम टेबल मालूम होना चाहिए। और खास तौर पे इस थर्ड वेव में नाक के अंदर जो डालने से, चाहे आप लेटरल फ्लो टेस्ट जिनको हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कहते हैं, या आरटीपीसीआर, लगभग 1 दिन लेट आ रहा है अगर आप ओरल कैविटी से करें। इसलिए दोनों जगह से सैंपल लेना, एडिक्वेट सैंपल लेना बहुत जरूरी है, जो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सुपरफिशियली हम कई बार करते हैं। और खास तौर पे अगर आप वेस्ट का और सिंगापुर का एग्जांपल, लोग स्पॉन्टेनियस एग्जांपल करते हैं, पर मेरी एक दरखास्त और है, साथ में रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप टेस्ट करें, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, आईसीएमआर के पोर्टल पे जाकर डालें, क्योंकि जब हमको कोई पॉलिसी बनानी होती है, हम जो एक्चुअल सिस्टम में जो पॉजिटिव उसको देख के चलते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये भी मान के चल रहे हैं जो हालात है, 10 से 20 टाइम मिनिमम लोग ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी स्पॉन्टेनियस, खासतौर पे बड़े शहरों में। और बड़े शहर से मेरा अभिप्राय टाइप 1, टाइप 2 और टाइप ABC जो हम बोलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन थर्ड ईयर सिटीज में। सो इनके साथ जो भी सवाल जवाब होंगे, मेरे को बेहद खुशी होगी। जब सवाल जवाब तो क्या होंगे, इसके अंदर हमारा जो इंटरेक्शन होगा एक तरह से, उसके अंदर हमें खुशी होगी। जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब देने में हमें अच्छा लगेगा। वाह जी वाह। सर 4 बजे जब ये प्रोग्राम चालू हुआ, मुझे लेके, IGCP ग्रुप से लेके, रेड्डी से लेके, करीबन
15-20 जन आपके फैन थे, आज जब 4:40 हुई है, करीबन 800 फैन उसमें और जुड़ चुके हैं. आपका years of experience and the way you have spoken about it, right from clinical presentation से लेके investigative modalities से लेके किस सिचुएशन में डिफरेंशिएट करना चाहिए, जो अनकॉमन कॉजेज लाइक आपने टाइफस के बारे में बताया, तो उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया. ये एक सालों के तजुर्बे के मुंह से ही इस तरह की बातें निकली जाती है. तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. सर, आज इतने इतने डिस्कशन के बावजूद भी जो प्रश्न मेरे सामने मल्टीपल उभर के आ रहे हैं, मेरे स्क्रीन के सामने उभर के आ रहे हैं, जहां लोगों को अभी भी जानना है कि सर क्लिनिकली आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि ये कोविड है कि नहीं कोविड है. तो दो आप ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप फिर से ये बातों के ऊपर थोड़ा जोर दे कि हम क्लिनिकली किस तरह फीवर को डिफरेंशिएट करें कि ये कोविड है कि नॉन कोविड फीवर. देखिए, फीवर जो भी आपके आ रहा है इस समय, आपको जो जब भी किसी को फीवर आता है, शुरू के केसेस में डिफिकल्टी ज्यादा होती है. आपको वायरल फीवर या कोई भी फीवर, अब कहने का अभिप्राय मेरा, अपने एरिया की पहली चीज एपिडेमियोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्या इस समय चल रहा है. और इस साल, पिछले साल हमने क्या देखा था, मॉनसून के बाद क्या देखा था, वेदर कैसा है, और क्या चीजें उसके बाद संभव है या नहीं, पहली बात. दूसरी बात, लक्षण क्या है. लक्षण के अंदर से आप, जिस तरह बेसियन इक्वेशन हम बोलते हैं, तो आप अपने दिमाग के अंदर जब आप सवाल पूछते हैं तो उसके अंदर प्लस माइनस चलता रहता है. जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, ब्रेथलेसनेस है, फटीग है, टायर्डनेस है, ये सारी एक ऐसी चीज है. अब जैसे, अब आपको क्लासिकल एग्जांपल देखा, इस बारी आपको अक्सर लोग जुकाम, स्टफी नोज, गला खराब, थकान, फटीग, जिसको कि अंग्रेजी में बहुत अधिक मात्रा में स्क्रैची थ्रोट कहा गया. ऑन द अदर हैंड, जब आप इन्फ्लुएंजा को देखते हैं तो सडन चिल के साथ मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर आता है एंड एकदम कफ शुरू होता है उसके बाद, एंड देन यू मे हैव समटाइम्स ओकेजनल स्पुटिंग. सिमिलरली जब आपके साथ राइनो वायरसेस है, मिलेज तो होता है, बहुत ही लो ग्रेड होगा, लेकिन रनिंग नोज, स्टफीनेस, स्नीजिंग बहुत कॉमन होती है. और जो दूसरी चीज इन लोगों के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी अटैक रेट्स आप देके चलते हैं, और बाय एंड लार्ज चौथे पांचवें दिन सीवियर होता है, तीसरे उसके बाद सॉर्ट आउट हो जाता है. इन्फ्लुएंजा के अंदर भी यू कैन हैव वेरी सीवियर बॉडी एक्स. जब आप ओरल कैविटी देखते हैं, हम एग्जामिन क्योंकि लोगों ने कोविड में नहीं किया या नहीं किया, इन्फ्लुएंजा में भी अगर आप देखेंगे एंग्री लुकिंग ओरोफेरिंक्स होता है, और साथ में यू कैन हैव थिकनेस और रेडनेस ऑफ द टॉन्सिल्स एंड देन इट गो. वही अगर एक्यूट बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, एक्यूट फेरेंजाइटिस है, आपको वहां पे मेम्ब्रेन मिल सकता है, वो डिप्थीरिया में भी मिलती है हमें, और वहां से यू कैन डू द चेकिंग. फाइनल डायग्नोसिस आपका लैब पे बनेगा. एक सेकेंडली, आपको एटिपिकल फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं. जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड के अंदर स्टेज 1, स्टेज जो फेज 2 था, हमारे जो वेव्स थी, उसमें लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट था, डायरिया भी साथ था. इन्फ्लुएंजा में भी डायरिया अगर स्वाइन फ्लू में बताया गया था, लेकिन परसेंटेजेस कम थी. सिमिलरली आप ये मान के चलिए कि कोई भी चीज होगी, चाहे कहीं से शुरू हो, साइटोकाइन के साथ सिस्टमिक सिम्टम्स आएंगे. फीवर इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमिक. लोकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करिए कि लिम्फ नोड एनलार्ज है कि नहीं. अगर आपने किसी को एमॉक्सिसिलिन दे दिया और स्किन पे रैश हो गया, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आएगा. सिमिलरली आपकी ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेक ऑल प्रिकॉशंस व्हेन यू आर डूइंग इट. उसी से आपको मीजल्स को आप अर्ली पकड़ सकते हैं, कॉक्लिक स्पॉट है. इसी तरह से अगर आप बच्चों में एक्जेंथेमेटस फीवर्स देखते हैं, दैट कैन बी पिक्ड अप. और अगर बॉडी पे रैश हो रहा है, उसका क्या पैटर्न है, ऑल दीज थिंग्स कैन आइडेंटिफाई. लेकिन जब आप कोविड की बात कर रहे हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी से लेटर ऑन ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो रहा है. इस बार अगर आप ओमिक्रॉन में आप देखेंगे, कॉफ आपका तीसरे चौथे दिन के बाद आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा. पहले आपके अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, उसके बाद आपके कॉफ आ रहा है. बट जो इसमें कम आ रहा है वो आपका, अगर देखेंगे तो लंग इन्वॉल्वमेंट कम है. लेकिन अगर कोई पेशेंट स्टेबल है, और जैसे हार्ट फेलियर का है, लिवर डिजीज का है, या सीओपीडी का है, वो डिटीरिएट करता है, और आपके आसपास हर जगह हवा में इस समय जिस तरह से कोविड घूम रहा है, ओमिक्रॉन, तो आप इसको देख के चलेंगे. वायरसेस में एक बड़ी खूबी है कि जब वो एक एपिडेमिक में रूप में चलते हैं तो दूसरे को रिप्लेस करते हुए जाते हैं, और वही चीज आप इसमें देख रहे हैं.
लेकिन अगर आपको डोमिनेंटली लेरेंजाइटिस दिखे तो उसके साथ साथ आपको स्ट्राइडर जैसी आवाज आए, थिंक इन टर्म्स ऑफ पैरा इन्फ्लुएंजा और बच्चों में क्रूप, और अगर हुपिंग कफ जो उनसी बोलते हैं, आदमी कफ के बाउट्स के एकदम डिटेल अंदर लेके फिर करता है, तो उसको सोचें। सिमिलरली इक्वली इंपॉर्टेंट जो हमने इस बार ओमिक्रॉन में हमने पिछले कुछ टाइम से देखना शुरू किया, सेकेंडरी निमोनियाज हमको काफी बैक्टीरियल मिल रहे हैं। तो आपको पुरानी टीचिंग है, बुखार हो, खांसी हो, बलगम में रेड करंट जेली जैसा या आपका समटाइम्स ऑल्टर्ड रेडिश ब्लड हो, और ऑस्कल्टेशन क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखनी जरूरी है, कंसोलिडेशन की फाइंडिंग हो, तो आपका निमोनिया है, क्रेपिटेशन है। अगर आपको वीजिंग दिख रही है, फीवर दिख रहा है, थिंक इन टर्म्स डोमिनेंटली ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल ट्रैकियोब्रोंकाइटिस है। और अगर आपका सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी है, साइनसेस है, पोस्टीरियर नेजल ड्रिप है, लेकिन लंग क्लीन है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ वायरसेस व्हिच आर अटैकिंग प्राइमरली द अपर। दिस इज हाउ। सो जब आप हिस्ट्री लेते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को हमको नहीं भूलना है। और जब आप ब्लड फिल्म देखते हैं, उसमें आपको मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, हमेशा लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करिए। अगर आपकी कंजक्टिवाइटिस हल्की और पेरियोटिक लिम्फ नोड, सॉरी प्रीओटिक लिम्फ नोड्स है, think in terms of adenovirus infections. So practically when you do clinical examination along with history, then subsequently you ask for the test and it is done. You can have a glandular fever is what? Infectious mononucleosis. Youngsters में होगा। Similarly अगर फीवर है, अब आज के दिन इंसिडेंस थोड़ा कम हो गया है, अगर उन्होंने काफी केसेस देखे होंगे वहां बॉम्बे में, कि अगर किसी की सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फीवर आ रहा है, रैश आ रहा है, थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्यूट रेट्रोवायरल इन्फेक्शंस आल्सो। सिमिलरली अगर आपको, जिस तरह डेंगू के अंदर भी आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, कॉमनेस्ट क्लिनिकल साइन हम कभी ओरल कैविटी इन्वॉल्व नहीं करके देखते, आपका ओरोफेरिंक्स के अंदर प्रोमिनेंट लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू है एंड द रेडनेस, दैट इज अ कॉमन थिंग बिकॉज इट स्प्रेड थ्रू रेटिकुलर एंडोथेलियल लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट, दिस स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। सिमिलरली अगर टाइफॉइड है, there will be fever with rash. So you try to go with the syndromic approach with fever, what you are seeing at the background of epidemiology. जब acute undifferentiated fever है, कुछ नहीं पता चल रहा है, कैपिलरी लीक आ रहा है, एशकार दिख जाए आपको, तो ये स्क्रब टाइफस। अगर आपको फीवर के साथ रैश है, नेवर एवर फॉरगेट beside drug fever along with it typhus or its various varieties or the viral exanthemas. That's how we go, we make diagnosis clinically and we proceed and ask the test. वाह, थैंक यू सो मच सर। तो ये आपको सर ने डिटेल में बताया है कि फीवर को अदर क्लिनिकल सिम्टम्स और अदर प्रेजेंटेशन के साथ में जुड़कर किस तरह आप डायग्नोसिस पे आ सकते हैं। नाउ लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर मैं क्लिनिकली सस्पेक्ट करूं कि ये एक वायरल रेस्पिरेटरी फीवर है, मुझे और कोई सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, मैंने क्लिनिकली इवैल्यूएट किया और पेशेंट की चेस्ट क्लियर है, मेरा ऑस्कल्टेशन क्लियर है, एंड आई एम समहाउ कन्विंस्ड कि ये कोविड या कोविड तरह के कोई वायरल इन्फेक्शन है, मैं उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट करता हूँ, मैं आरटीपीसीआर करता हूँ और वो नेगेटिव आता है, और मैं ऐसा सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंजा है, ये पैरा इन्फ्लुएंजा है, क्या उसको डायग्नोस करने की जरूरत है? वन, अगर उसको डायग्नोस करने की जरूरत है तो आपने शुरुआत में जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर के बारे में बताया, आप उनके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे? देखिए, आइडली स्पीकिंग, if you ask me as a purist, answer is yes. But sometimes because of the cost, we try to do it. Let's look at an ideal situation and then we try to modify our practice, which is practical, implementable and will not cause any harm to the patient. जब भी आपको, जिस तरह से आपने बोला रैपिड एंटीजन हमने किया नेगेटिव, बट आई विल लाइक, आज के दिन मुझे आरटीपीसीआर कोविड का कराने में संकोच कतई नहीं है, क्योंकि एक तो सरकार में ये फ्री है और अगर प्राइवेट में भी करना है तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आ गई। और आप ये मान के चलिए कि आपको जब सैंपल ले रहे हैं, आप रैपिड एंटीजन भी कर रहे हैं, तो आप नाक से और मुंह से, दोनों से अंदर डीप जाके फॉसेस पे करिए। लेकिन अगर आपको ओरल कैविटी का करना है तो आपको खाली पेट होना जरूरी है, नहीं तो गैग से आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझको सस्पिशन है कोविड का, हमने कई बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी भी किया जब ये पॉजिटिव आया है, तो वो इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तो आपको डेफिनेटिव कोर्स ऑफ इवेंट्स का पता चल जाता है, एक
अगर आपके पास कोमोबिडिटीज हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिक्कत होने की क्या है, 2। तीसरा, इफ आई हैव एन इन्फ्लुएंजा and if I have a COVID now today, I have a different spectrum of medicines which we can use. I'm not talking specifically of Molnupiravir, which is effective against large majority of RNA virus. It can become a broad spectrum antiviral by default. So I will not talk about it, but like, because जो भी ट्रीटमेंट है आपको पहले 48 से 72 घंटे में करना है, लेकिन जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं तो हम प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि इस टेस्ट की क्या सेंसिटिविटी है, क्या स्पेसिफिसिटी है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर एक घनता चाहिए, एक अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम चाहिए या लोड चाहिए, जिसके बाद ही लेटरल फ्लो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, 1। सेकेंडली, दे कैन बी फॉल्स पॉजिटिव 2। थर्ड, but for practical, the way virus is going, it is going to be likely to be there depending upon the viral load. Then along with it, the time duration and how samples have been taken, जिसको हम प्री एनालिटिकल, अगर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो डेफिनेटली मैं करूंगा। और आपने उसके बाद देखा होगा कि जब लोगों को घरों में दिक्कत आ रही है तो लोग टेस्ट नहीं करा रहे कि भैया इसको कोविड है तो मैं काहे को करूं। सिमिलरली, अगर इन्फ्लुएंजा है, जैसे हमारे पास से पेशेंट था, एक सीरियस पेशेंट आया, अगर वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स की सेटिंग में है, आंसर इज कैपिटल YES, यस, आई विल गो डेफिनेटली फॉर द डायग्नोसिस बिकॉज आई नीड टू नो व्हाट आई एम डीलिंग। आपका जो मैनेजमेंट जनरल है वो रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक मैनेजमेंट को, जैसे हमें मिला पीछे पेशेंट को इन्फ्लुएंजा बी आया, और इन्फ्लुएंजा बी के साथ साथ उनको उसके अंदर हमको न्यूमोकॉकस भी मिला। तो आपने 2 तरह से आपको चीजें एडवांटेज मिल गई मल्टीप्लेक्स PCR के जरिए। लेकिन सिंपल जुकाम, गला खराब है, आप ये देख रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह बच्चों में अब हमें मिल रहा है, अगर वीजिंग है, ब्रोंकिलाइटिस है, मुझे पता है रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, लेकिन प्रूव करना इसलिए जरूरी हो जाता है डायग्नोस्टिक के कि आज के दिन अब एंटीवायरल थेरेपेटिक मोडालिटीज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टेस्ट से पहले लोकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, देन यू टेक इट एंड गो हेड। ग्रेट, परफेक्ट। तो दोस्तों, ये जो मल्टीप्लेक्स PCR के बारे में सर ने बात की, ये टेस्ट भी कोविड तरह की टेस्ट है, जिसके अंदर भी आपको स्वॉब कलेक्ट करना है। आप थ्रोट स्वॉब एंड नेजल स्वॉब दोनों कलेक्ट कर सकते हैं, और ये सेम टेस्ट के लिए जाता है। उसको मल्टीप्लेक्स PCR इसके लिए बोलते हैं कि उसमें मल्टीपल एंटीजेंस और मल्टीपल PCR किया जाता है, यानी मल्टीपल PCR को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। यानी एक खाली आपको कोविड के बारे में नहीं, पर जो करंटली आई थिंक द करंट मल्टीप्लेक्स जो बॉम्बे में है, वो बायोफायर में करीबन 22 टेस्ट की जाती है, यानी 22 अलग अलग जात के PCR साइमल्टेनियसली रन होते हैं, एंड जिसके अंदर आपको वेरियस वायरस, कपल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसमें भी 2 तरह के बायोफायर्स हैं, एक आपके अपर रेस्पिरेटरी के लिए, एक निमोनिया के लिए। तो आप तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाता है। हमें सरकार में दिक्कत नहीं पड़ती बिकॉज कॉस्टली, हमें पेशेंट पे नहीं बर्डन डालना पड़ता। प्राइवेट में लोग इसलिए सोचते हैं बिकॉज एक टेस्ट 14 से 15 हजार रुपए कॉस्ट करता है, तो वो एक बार देखना पड़ता है। बट आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बायोफायर ने हमारी जिंदगी काफी आसान कर दी है, लेकिन पेशेंट की जेब काफी हल्की हो जाती है, तो सरकार में बैठे हैं तो काम आसानी से हो जाता है। तो मैं एज अ फैमिली फिजिशियन एंड फ्रंटलाइन डॉक्टर्स आपको कतई रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये टेस्ट करें। ये टेस्ट ओनली स्पेसिफिक सिचुएशन में, जैसे सर ने बताया, कोई पेशेंट ICU में है, या कोई पेशेंट बहुत हाई रिस्क पेशेंट है, या जब भी हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, जब भी सर को बैठ के पूरे सिटी के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में स्ट्रेटेजीज बनाने, तभी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के इन्फेक्शंस कम्युनिटी में है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन सर। हम स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में तो डिजीज के हिसाब से करेंगे, जैसे आपने बताया कोविड, तो शायद हम कोविड को फेविपिराविर से ट्रीट करें या मोनोपिराविर से ट्रीट करें। शायद आपने बोला कि निमोनिया, तो निमोनिया को उसकी तरह की एंटीबायोटिक से ट्रीट करें। टाइफस एंड टाइफॉइड एंड मलेरिया वुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। बट आप मुझे ये बताइए, एज अ डिफॉल्ट वुड यू ट्रीट फीवर, एंड इफ नॉट, कौन सी सिचुएशन में आप फीवर को ट्रीट करना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं, एक डिजीज पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, एक उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखना और करना है। फीवर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वी डू ट्रीट बिकॉज इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग। यूजुअली वी ट्राई टू अवॉइड, अगर आपका 99-100 के आसपास है, जो आपने 38 दिया है, वो रफली अराउंड अबाउट 100 डिग्री के आसपास जाता है। उसके साथ कितने क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज याद रखिए, मैं उसको रीइंफोर्स कर रहा हूं,
आपने टाइप्स ऑफ फीवर बताए जो हम थर्ड ईयर में बच्चों को पढ़ाते भी। आज के दिन एक कॉन्टिन्यूअस फीवर एंटीपायरेटिक के यूज के कारण इंटरमिटेंट या रेमिटेंट हो सकता है, ये याद रखिएगा। कई बार इसीलिए आप देखेंगे जब आप एंटीपायरेटिक लेते हैं बुखार नीचे आता है और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद रहने के बाद जब तक दवाई का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन खत्म होता है तो दोबारा से ऊपर चढ़ जाता है। तो वो आपको जानना जरूरी है। कई बार वो बड़ी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। तो फीवर को हम डेफिनेटली ट्रीट करते हैं जब वो डिस्ट्रेसिंग हो, मॉडरेट टू हाई ग्रेड हो, और खास तौर पे अगर बच्चों में फेब्राइल एंसेफेलोपैथी की हिस्ट्री हो, एपिलेप्सी की हिस्ट्री हो, और आप 99-100 तक तो ठीक है, उसके बाद आप डेफिनेटिव फीवर को ट्रीट करना चाहेंगे। हाई ग्रेड फीवर जिसको आप हाइपरपेरेक्सिया करते हैं, विच कैन गो एंड बिकम समटाइम मैलिग्नेंट आल्सो, दो they are in the specific situations, or you can have hyperthermia fever की जगह that terminology use करते हैं जो environmental exposure से होता है। All must be treated, and common चीज which is prescribed for the symptomatic management is usually we write SOS, which should not be. If you have to treat it regularly, because if you will use SOS you will have trouble. And secondly, आप इसके अंदर दवाई अगर नहीं यूज करना चाहते, दवाई का एक एडवांटेज ये रहता है कि जो उसका बॉडी एक पेन्स जो वेरियस साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उसको ये टेक केयर करता है, तो इसलिए ड्रग लेना भी रिलेटिवली आसान। अदरवाइज यू कैन डू व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोथेरेपी, विच शुड बी यूज्ड लाइक इन आपके बॉम्बे में इस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर मुझे हाइड्रोथेरेपी करनी पड़े तो आदमी को डर लगता है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें बर्फ के पानी से करना है। आंसर इज नहीं। आपका जो टैप वाटर है उसको लीजिए, हल्का फैन चलाइए। प्रिंसिपल क्या है? एवेपोरेशन। आप जब करेंगे तो उससे कूलिंग हो, इट विल ब्रिंग डाउन द कोर टेम्परेचर लेसर। सो आंसर टू योर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इज beyond 99 if person is symptomatic. Some books may write 100, so it depends upon the discomfort of the patient. It must be treated symptomatically, but at the same time effort must always be there to find out the cause of fever and treat the cause. Fever का निदान आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कारण फीवर का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। और एक चीज और जो हमें दिक्कत आ रही है, ओपीडी के अंदर देख रहे हैं, अगर हम खुद उस चीज को बहुत प्रोपोगेट भी करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को मत भूलना। वी आर मिसिंग टीबी इन दिस टाइम ऑफ कोविड व्हेन पीपल आर कमिंग अप। अगर क्लासिकल पिक्चर इवनिंग राइज, फटीग, टायर्डनेस, गोली खा लो 2, 4, 5, 10 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर खांसी के अलावा परसिस्ट कर रहा है, नेवर एवर फॉरगेट द common enemy, that is the tuberculosis. Great. Sir, if I may end the discussion by making you answer one more question. Your choice of antipyretic. Sir, as a default, like, you know, a lot of patients, a lot of doctors have a habit of giving paracetamol. In fact, मैं अगर अपना खुद का experience कहूँ तो I had fever after taking the second vaccine shot. And लेने के बाद का fever मेरा paracetamol से नहीं गया. And I myself took nimensulide, and fever went away. It went away. All malaise, etc. चला गया, and probably it was one spike. So by in next 10 hours I was completely fine. अगर कोई पेशेंट आपको फोन करके पूछता है, अगर आपको क्लिनिकली इवेल्युएट करने का चांस नहीं है, अगर आप जानते हैं कि he requires just one simple antipyretic, what would be your choice of antipyretic? Would it be paracetamol? Would it be nimensulide? Would it be ibuprofen? Would it be naproxen? You see, conditions different way. Commonly when person comes up to me straight away with the fever and little myalgia, I always say paracetamol. Common, that is my drug of choice which I use across the day. लेकिन अगर हमें ये दिखता है कि उसको डेली रिक्वायरमेंट 2, 3, 4 से हो रही है, still fever is not going, we add another antipyretic, and there I prefer nimensulide because of its longer action and relatively gentler effect on the stomach. And also now we have a dispersible tablets available for it. So looking at it, it gives an end. I avoid using as far as possible ibuprofen, though people use it in various combinations with paracetamol because of some GI intolerance, not anything else. It's an excellent drug otherwise, but the combinations which come up. Naproxen we use very interestingly
to differentiate the cause of fever, which is long-standing. Whether it's an old test we used to do it. It's not that it is 100% sensitive or specific. No, it helps you guiding evaluation further. कि अगर आपने half a dose of जो 500 milligram का आता है आपका naproxen, half tablet अगर आप use कर रहे हैं twice a day, and the fever disappears, we used to think that we need to rule out malignancies. On the other hand, fever is not responding. Probably it may help to look further for infectious or other inflammatory disorders, and that we have been using since 90s in terms of trying to differentiate. Wow. It is not a 100% thing. So looking at the names of the drug you get, we start from paracetamol, more frequency, go over to nimesulide, and then over a period of time, when we are using it up, depending upon the combination, now we know combination of nimesulide with paracetamol is also coming up, because what they called as an extra power, extra strong things. But nevertheless, this is how I go. And long-standing, no doubt about it, 12 hours, it's a very good time for you to do it. That's what we practice it up. But this is how I practice, which I've shared with you. थैंक यू वेरी मच सर. आपके साथ बात करते करते 1 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला, और मन तो ऐसे करता है कि बातें चलती रहे, हम आपसे ये विजडम लेते रहे. आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपने हमको स्मॉल ट्रिक्स बताई, ये तो शायद कोई टेक्स्ट बुक में हमको ढूंढने से ना मिले. मित्रों, हर एक दवाइयां अच्छी है अगर राइट इंडिकेशन में, राइट पेशेंट प्रोफाइल में यूज की जाए. हैव नो फियर अबाउट इट. मैं कई मित्रों से बात करता हूँ, कई दोस्तों से बात करता हूँ, उनके बारे में, दवाइयों के बारे में बहुत सारे मिथ्स है. ऐसे सब प्लेटफॉर्म का यूज करके ये सब मिथ्स, ये सब डाउट्स को क्लियर करें. निमेसुलाइड इज अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक ड्रग. इट इज अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. ये लास्ट 1.5 ईयर में जो रेजिस्टेंट फीवर था, जो फीवर पैरासीटामोल से कंट्रोल में नहीं आता था, ये सब पेशेंट्स को निमेसुलाइड की वजह से हम काफी अच्छी मात्रा में फीवर को कंट्रोल कर चुके हैं. ध्यान में रखें, हर एक दवाइयों के अपने अपने शॉर्टकमिंग्स होते हैं, हर एक दवाइयों के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं. सी टू इट दैट योर पेशेंट इज हाइड्रेटेड वेल. सी टू इट के ये दवाइयां बहुत ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि कई बार ये एक वार्न करती है अपने अंडरलाइंग डिजीज को. अगर आपका फीवर 2-3 दिन में सेटल नहीं होता है, थिंक ऑफ समथिंग एल्स. सोचिए कि उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, सोचिए कि उनको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. खाली उसी तरह की दवाइयों को कंटिन्यू प्रिस्क्राइब ना करें. I would thank IJCP, I would thank Reddy's, I would thank Indian Chess Society, I would thank API for giving me the opportunity to be here, to be able to host Dr. Dhruv Chaudhary, and to be able to connect to those 800,000 plus doctors who have spared their working day evening. तो अभी सबके इवनिंग का टाइम होने चला, सबके ओपीडी चालू करने का टाइम हो चुका. हम विदा हो उसके पहले मैं सर से एक टेक होम मैसेज या एक वन मोर, ऐसी लालच होती है कि सर और कुछ जान ले आपसे, और कुछ सुन ले आपसे. तो सर गिव अस वन टेक होम मैसेज. पहले तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगा आईजीसीपी का, इंडियन चेस सोसाइटी का और एपीआई का. और दूसरा, मैं अगम से जो सीखा मैंने कैसे बात को बोलना, करना और कम्युनिकेट करना, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज नेवर एवर क्लोज योर आईज एंड ईयर्स. कीप इट ओपन, think lately, but at the same time, whatever you use, you should be very clear of it, what you are using and why you are using for. I think that is the important issue. As he said, as Dr. Agam has said it, आप पैरासिटामोल यूज करिए, आज निमेसुलाइड यूज करिए, कॉम्बिनेशन यूज करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन बुखार मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम मौसमी होते हैं वो चले जाएं. पोस्ट मानसून में वेक्टर बॉन्ड देखिए. आज के दिन सर्दियों में खास तौर पे नॉर्थ में पीछे बहुत कोल्ड था, आप इकट्ठे रहते, रेस्पिरेटरी बॉन्ड इन्फेक्शंस का देखिए. लेकिन उसको अगर आपका बुखार 2 से 3 दिन नहीं जा रहा और मरीज देखने में ठीक नहीं लग रहा है, कॉज ढूंढने में मत करिए. और फाइनली एक रिक्वेस्ट है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में कृपा करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है, डे 1 पे एंटीबायोटिक मस्त इस्तेमाल करिए. अगर बैक्टीरियल है करिए, लेकिन अगर बैक्टीरियल नहीं है कि लोकल कॉज आती है कि साहब मैंने एक्स दवाई तो एजिथ्रोमाइसिन तो शुरू कर दी, अब बताइए डॉक्टर साहब मुझे और क्या करना, मेरा बुखार ठीक नहीं, कहां से ठीक होगा. तो इसलिए रैशनल ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, यूज योर एक्सपीरियंस and know the epidemiology of the fever in your area. That's the best way to go ahead. And when you are finding it up,
that cause is not coming up after 4 or 5 days of fever, still not settling down. Time to move on for further investigation and evaluation. And in first 48 hours of fever, nothing to be done. Unless or until you have specific to be done, 48 से 72 घंटे में कुछ ना हो, तब आगे चले. वाह, ग्रेट. सर की स्टाइल चुराते हुए मैं भी सर की स्टाइल में और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक गुजारिश करना चाहता हूँ अपने मित्रों से, एंटीबायोटिक्स ना यूज करें. और अगर आपको एंटीबायोटिक्स यूज करना ही पड़े, इंपेरिकली करना ही पड़े, प्लीज डोंट यूज क्विनोलोन्स. क्विनोलोन्स दवाइयां जो अब लीवोफ्लॉक्स है, मॉक्सीफ्लॉक्स है, ओफ्लॉक्सासिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए छोड़े. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड. एंड आज ये प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है. मैंने हर एक क्वेश्चन को जस्टिस देने की कोशिश की. जितने क्वेश्चन मेरे स्क्रीन के सामने फ्लैश हुए वो सबके आंसर डॉक्टर चौधरी ने बड़े प्यार से, बड़े इयर्स के एक्सपीरियंस को मिला के आप सबके सामने प्रस्तुत किए. अनूप, आपका धन्यवाद. आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू किया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. रेड्डीज, IJCP, ICS, API, all of you, शब्बा खैर. Thank you. everyone.